नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जालोर का चौहान वंश पढ़ने से पहले दो चार बात पढ़ेंगे। क्या? देखो, ये राजस्थान का आकार है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार रोहम्बस। देखो, यहाँ पर एक श्रृंखला गुजरती है अरावली। यहाँ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है जालोर। इस जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर, क्योंकि यहाँ पर एक महर्षि रहता था, महर्षि जबाली। इस महर्षि जबाली की कर्म भूमि या तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पड़ा? जबालीपुर। लेकिन ये किस शिलालेख के अनुसार, इसका उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? तो वो शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। और ये बिजोलिया शिलालेख है, लेख 1170 ईस्वी का है और ये कहाँ है? भीलवाड़ा में है। साथ में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जबालीपुर। महर्षि जबाली की कर्म भूमि होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? जबालीपुर। लेकिन वर्तमान नाम है जालोर। तो देखिए, इसमें एक बहुतायत मात्रा में एक वृक्ष होता था। इस वृक्ष का नाम है दोस्तों जाल वृक्ष। जाल वृक्ष बहुतायत मात्रा में होने के कारण इस क्षेत्र को वर्तमान में क्या कहा गया? जालोर कहा गया। तो आगे बात करते हैं। देखो, ये एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है सर? जालोर दुर्ग। देखो दोस्तों, ये है दोस्तों जालोर दुर्ग। और इसी जालोर दुर्ग है, इसी के उपनाम मिलते हैं कांचनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनगिरी, सुवर्णगिरी या सोनगिरी होने के कारण यहाँ की जो चौहानों की जो शाखा है वो कहलाई सोनगरा शाखा। कौन सी शाखा कहलाई? सोनगरा शाखा कहलाई। लेकिन ध्यान में रखना, ये सुवर्णगिरी है। तीन बातें ध्यान में रखना। एक तो सुवर्ण नगरी, तो वो क्षेत्र कौन सा आएगा? जालोर। सरवण नगरी जैसलमेर, और सूर्य नगरी जोधपुर। सुवर्ण नगरी का नाम आए जालोर, सरवण नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी जोधपुर। तो मैंने कहा कि जालोर दुर्ग है, इसके उपनाम है कांचनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनगिरी। और सुवर्णगिरी व सोनगिरी होने के कारण यहाँ की कौन सी शाखा कहलाई? सोनगरा शाखा। तो जालोर में चौहान वंश की कौन सी शाखा है? सोनगरा शाखा। देखो, तो आगे बात करें तो ये जालोर है। जालोर में कौन शासन? सोनगरा शाखा ने शासन किया। यहाँ का संस्थापक कौन है? इनसे पहले दो तीन बातें लिखी। देखो, एक क्षेत्र है मेवाड़ का क्षेत्र, और इधर है नाडोल है पाली में। कहाँ है नाडोल? पाली में। नाडोल का एक शासक हुआ है जिसका नाम है दोस्तों अल्हण। और इसी अल्हण का एक पुत्र आता है जिसका नाम है कीर्तिपाल। यानी अल्हण का पुत्र कौन है? कीर्तिपाल। इधर मेवाड़ है। मेवाड़ में एक शासक हुआ है जिसका नाम है छेम सिंह यानी रण सिंह के दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम छेम सिंह, एक का नाम है राहप। राहप ने सिसोदा गांव बसाया था, और साथ में छेम सिंह ये रावल शाखा का है। तो छेम सिंह के दो पुत्र हुए हैं,
पुत्र। एक का नाम है सामंत सिंह, सामंत सिंह, और दूसरे का नाम है कुमार सिंह, कुमार सिंह। जैसे एक बार कीर्तिपाल चौहान ने 1178 ईस्वी के लमसम 1178 ईस्वी के लमसम क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कौन से क्षेत्र पर? मेवाड़ पर। यानी कीर्तिपाल ने मौका पाकर सामंत सिंह पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण के करने के कारण सामंत सिंह की क्या हो गई? हार हो गई। लेकिन इस क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया? कीर्तिपाल का। लेकिन मेवाड़ के सरदार एवं सामंत ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमारे ऊपर क्या करे? अधिकार करे। जिसके कारण कुमार सिंह के मेवाड़ की जो सेना है, वो मेवाड़ की सेना इस कुमार सिंह के नेतृत्व में क्या करती है? कीर्तिपाल चौहान पर क्या करती है? आक्रमण करती है। और ये कीर्तिपाल चौहान यहाँ से भागकर चला गया। कहाँ भागकर चला गया? भागकर चला गया जालोर। भागकर चला गया कहाँ? जालोर। और जालोर में एक नए वंश की स्थापना करता है और वो है जालोर का चौहान वंश। तो मैंने अभी तक ये कहा कि साहब मेवाड़ है, मेवाड़ का एक शासक हुआ है छेम सिंह। छेम सिंह के दो पुत्र हुए हैं, एक का नाम सामंत सिंह, दूसरे का नाम कुमार सिंह। इधर नाडोल पाली की बात करें, यहाँ का शासक है अल्हड़, अल्हड़ का पुत्र है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 1178 ईस्वी में मौका पाकर आक्रमण कर दिया सामंत सिंह पर, और सामंत सिंह की क्या हो गई? हार हो गई। और साथ में मेवाड़ की प्रजा कुमार सिंह के नेतृत्व पर आक्रमण करती है कीर्तिपाल पर, और कीर्तिपाल भागकर कहाँ चला गया? जालोर चला गया। और जालोर में एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है जालोर का चौहान वंश। तो देखिए आगे बात करते हैं। तो देखिए संस्थापक, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक तो वो है कीर्तिपाल, कीर्तिपाल चौहान। कब? 1181 ईस्वी, 81 ईस्वी, या कई किताबों में 82 भी आता है अभी, 81-82 ईस्वी में। ठीक है, देखो कीर्तिपाल को एक उपाधि प्राप्त है, उपाधि। इसे कहा जाता है कीतु एक महान राजा, कीतु एक महान राजा। ध्यान में रखना दोस्तों, कीतु एक महान राजा किसको कहा जाता है? कीर्तिपाल चौहान को। अब देखिए कीतु एक महान राजा। दूसरा है शैव धर्म का संरक्षक, दूसरी उपाधि है इसकी शैव धर्म का संरक्षक। सर शैव धर्म का संरक्षक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों मकराना शिलालेख में, मकराना शिलालेख। और ये जो मकराना जो शिलालेख है, ये शिलालेख कहाँ है? नागौर में है। मकराना शिलालेख है नागौर। यानी कीर्तिपाल चौहान को शैव धर्म का संरक्षक मकराना शिलालेख के अनुसार जो कहाँ है? नागौर में। कीतु एक महान राजा की उपाधि किसने दी? और वो देने वाला है मुणोत नेणसी, मुणोत नेणसी। ध्यान में रखना दोस्तों, मुणोत नेणसी। मुणोत नेणसी ने कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा की उपाधि दी। तो ये मुणोत नेणसी कौन था? ये मुणोत नेणसी कौन था? तो ये मारवाड़ का एक शासक है, मारवाड़, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह का दरबारी। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि है। और ये मुणोत नेणसी को भी क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो ये अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल है। ये किसने कहा था? ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा इसको? मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और दोस्तों याद रखना, इसी मुंशी देवी प्रसाद का जो संबंध है वो संबंध है जयपुर से,
और इस मुंशी देवी प्रसाद के दो ग्रंथ आते हैं, एक आता है कानून की माला और एक आता है राव मालदेव व राव चंद्रसेन का चरित्र। तो वो किसके हैं? मुंशी देवी प्रसाद के ही हैं, जिसका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। तो इसके दो ग्रंथ आते हैं, एक कानून की माला और दूसरा है राव मालदेव व राव चंद्रसेन का चरित्र। देखो अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, 9 रत्नों में से एक था। उसने भी 2 बुक लिखी थी। कौन कौन सी? एक तो आईने अकबरी अबुल फजल की है और साथ में अकबरनामा जो अकबर की आत्मकथा है वो भी किसकी है? अबुल फजल की ही है। तो दोस्तों इस मुणोत नैणसी के 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं, याद रखना कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो पहला है नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात, और दूसरा ग्रंथ आता है मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगना विगत। ध्यान में रखना, इस मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर। तो देखिए मैंने अभी तक ये कहा है आपको कि संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान 1181-82 ईस्वी में, और साथ में मैंने ये कहा कि उपाधि है कि तू एक महान राजा, और दूसरी उपाधि है सेव धर्म का संरक्षक। सेव धर्म का संरक्षक है ये मकराना शिलालेख के अनुसार। मकराना शिलालेख कहाँ है? नागौर में है। कि तू एक महान राजा की जो उपाधि है वो दी है मुणोत नैणसी ने। मुणोत नैणसी कौन है? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि है, और मुणोत नैणसी को भी मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था। और मुणोत नैणसी की 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं, एक नैणसी ख्यात और दूसरा आता है मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। और मैंने ये कहा कि मुंशी देवी प्रसाद का संबंध है वो जयपुर से है, और साथ में इनके प्रमुख 2 ग्रंथ आते हैं, एक कानून की माला और दूसरा राव मालदेव व राव चंद्रसेन का चरित्र। तो देखो आगे बात करें। अब कीर्तिपाल चौहान के बाद में अन्य प्रमुख जो जालौर में जो शासक हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, कभी आपने नाम सुना अन्य शासकों की? अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अन्य शासक हुए हैं समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह, इसी सामंत सिंह का एक पुत्र आता है और उस पुत्र का नाम है कान्हड़ देव। सामंत सिंह का पुत्र है कान्हड़ देव। देखिए इस कान्हड़ देव को पिता सामंत सिंह के द्वारा जो शासन जो प्रभार की जो जिम्मेदारी है, इस कान्हड़ देव, पुत्र कौन है? कान्हड़ देव, और इस कान्हड़ देव को जो शासन प्रभार की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी जाती है 1296 ईस्वी में। वैसे कान्हड़ देव चौहान का जो शासनकाल आता है वो आता है 1305 ईस्वी से 11 ईस्वी, 1311 ईस्वी। लेकिन पिता सामंत सिंह के द्वारा जो शासन है, शासन प्रभार की जो जिम्मेदारी है, प्रभार की जिम्मेदारी वो 1296 ईस्वी में ही सौंप दी गई। इसका मतलब ये है कि साहब 1296 से लेकर 1311 ईस्वी तक जो शासक कौन है वो है आपका कान्हड़ देव चौहान। तो देखिए मैंने ये कहा अन्य शासकों की बात की, तो अन्य शासक कौन कौन है? समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह, और सामंत सिंह का पुत्र कान्हड़ देव, जिसका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी में है। लेकिन पिता सामंत सिंह के द्वारा शासन प्रभार की जिम्मेदारी है वो 1296 ईस्वी में सौंप दी गई। तो आगे देखिए, अब बात किसकी करेंगे? कान्हड़ देव चौहान की बात करेंगे। इस कान्हड़ देव चौहान की बात करने से पहले तो देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थिति देखेंगे। तो देखिए
ये यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ मारवाड़ है, यहाँ आपका है जालोर। जालोर की बात करेंगे, ये जो क्षेत्र है ये मेवाड़ वाला क्षेत्र आ गया। अब देखो जालोर में, जालोर का शासक कौन है? वो शासक है कान्हड़ देव, कान्हड़ देव चौहान। अब कान्हड़ देव चौहान का वैसे जो शासनकाल पिता सामंत सिंह के द्वारा शासन प्रभार की जिम्मेदारी 1296 में दे दी गई थी, तो 1296 ईस्वी से 1311 ईस्वी, इसके समकालीन अगर दिल्ली की हम बात करें, वो दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। पहले पिछली क्लास में हमने रणथंभौर के चौहान वंश में पढ़ा था। तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी। इसमें अनेक वंश हुए हैं। पहला गुलाम वंश, बारह सौ 6 से 1290 ईस्वी, और दूसरा वंश था दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो शासनकाल आता है वो आता है 1290 से 1320 ईस्वी। तो मैंने ये कहा था कि खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो है साहब जेके जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296 ईस्वी। और साथ में इस जेके की जो हत्या है वो हत्या की गई थी, इसी का एक भतीजा आता है जिसका नाम है एके। एके का मतलब है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, एके अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है साहब, जब जालोर का शासक कौन है? जालोर में कान्हड़ देव चौहान शासक है, उसके समकालीन दिल्ली का जो शासक है वो कौन है साहब? अलाउद्दीन खिलजी है। तो अब हम घटनाक्रम की बात करेंगे, तो वो देखिएगा कौन कौन सी घटनाएं हैं उनका जिक्र करेंगे। चलो सबसे पहले मैं घटनाक्रम की बात करता हूं 1299 ईस्वी की। 1299 ईस्वी क्या हुआ? 1299 ईस्वी में वो देखिए, 1299 ईस्वी में इधर है दोस्तों जालोर, ये है जालोर, ठीक है। इधर जालोर से पहले ये आपका जो क्षेत्र है ये है आपका मेवाड़, याद रखना। यहां पर है गुजरात, गुजरात है। गुजरात में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। इस गुजरात में जो गुजरात का जो शासक है उसका नाम है कर्ण बघेला। कर्ण बघेला। जालोर, जालोर में आपको पता ही है कौन है? कान्हड़ देव। मेवाड़ की मैं बात करूं तो मेवाड़ में शासक है समर सिंह। सर ये समर सिंह कौन सा समर सिंह है? तो दोस्तों याद रखना वही समर सिंह है जो रावल रतन सिंह का क्या है? पिता है, वो समर सिंह है। इधर बात करें किसकी? दिल्ली की। दिल्ली का शासक है एके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों को गुजरात भेजा आक्रमण करने के लिए सोमनाथ मंदिर पर। तो सेनापति कौन थे? सेनापति एक का नाम है उलुग खां, उलुग खां, और दूसरे का नाम है नुसरत खां। इस उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो सेना है वो कहाँ जा रही है? गुजरात जा रही है। इनके पास में 3 ही रास्ते हैं। कौन कौन से 3 रास्ते हैं? या तो ये सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर होते हुए गुजरात जाए, या सीधी जाएगी तो मेवाड़ होते हुए जाएगी, और अगर इधर से जाएगी तो ये क्षेत्र है मालवा, मालवा होते हुए जाएगी। लेकिन समय का अभाव होते हुए ये सेना सीधी ही मेवाड़ होते हुए जाती है। तो देखिए जैसे उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना जैसे ही मेवाड़ पहुंची,
इस मेवाड़ वाले इलाके में पहुंची तो मेवाड़ का शासक कौन है? समर सिंह। और इस समर सिंह का एक मंत्री आता है और उस मंत्री का नाम है निम्बा। मंत्री का क्या नाम बताया मैंने? निम्बा। निम्बा ने जैसे ही इस सेना को देखा और भागकर गया किसके पास? समर सिंह के पास गया और समर सिंह को क्या दी? सूचना दी कि कहा कि साहब आपके होते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो कहाँ जा रही है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए जा रही है। तो साहब समर सिंह ने इस पर क्या कर दिया? इस सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण। यानी समर सिंह के द्वारा इस सेना पर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया, जिसके कारण उलुग खां और नुसरत खां ने कहा कि साहब हमारा कोई यहाँ पर कोई अभियान नहीं है, तो हमारा अभियान है कहाँ? गुजरात, हमें जाने दीजिए। तो साहब समर सिंह के द्वारा इस सेना से भारी मात्रा में टैक्स यानी कर वसूल किया और सेना को आगे बढ़ने दिया। जैसे ये सेना आगे बढ़ी और साथ में इस सोमनाथ मंदिर को लूटा, इस सोमनाथ मंदिर को लूटा और यहाँ का जो शासक है वो है साहब कर्ण बघेला। और इस कर्ण बघेला की क्या हो गई दोस्तों? हार हो गई। यानी सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया सेना के द्वारा और ये वापस जा रहे हैं। वापस कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो ये जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बीच में कौन बैठा है? बीच में क्षेत्र कौन सा आता है? मेवाड़। मेवाड़ में कौन बैठा है? समर सिंह, जो क्या वसूल करेगा? टैक्स वसूल करेगा। इसका मतलब ये है कि जिस क्षेत्र से आए थे उस क्षेत्र से जाना नामुमकिन है। तो इन्होंने रास्ता परिवर्तन किया और ये जा रहे हैं किधर है? जालोर होते हुए जा रहे थे। लेकिन कान्हड़ देव चौहान के दो सेनापति हैं, एक का नाम है जेता और दूसरे का नाम है देवड़ा। इस जेता और देवड़ा के नेतृत्व में से कान्हड़ देव चौहान ने क्या कर दिया गया? यहाँ पर आक्रमण। आक्रमण किया। कौन सी सेना पर? अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। कहाँ लौट रही थी? दिल्ली लौट रही थी। तो देखिए जैसे यहाँ पर आक्रमण किया गया और यहाँ पर जो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था उस शिवलिंग की 5 मूर्तियों के जो टुकड़े हैं वो छीन लिए गए। अब यहाँ से सेना है रोंती धोती कहाँ चली गई? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी को सारा हाल बताया कि जाते समय मेवाड़ के शासक समर सिंह ने हमारे से क्या वसूल किया? टैक्स वसूल किया था, कर वसूल किया था। और आते समय जालोर के कान्हड़ देव चौहान ने क्या किया? हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो देखिए ये जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने का एक कारण बनेगा। लौटती हुई सेना पर कान्हड़ देव चौहान के द्वारा क्या किया जा रहा है? आक्रमण किया जा रहा है। तो आगे बात करते हैं। ये 1299 ईस्वी की घटना है। अब आगे घटना की बात करें तो आगे घटना आती है, वो आती है दोस्तों 1305 ईस्वी की। तो देखिए 1305 ईस्वी में क्या होता है? 1305 ईस्वी। और 1305 ईस्वी में जो विशेष जो घटना होती है वो क्या होती है? यानी इधर का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है आपका जालोर। कौन सा क्षेत्र बताया मैंने? जालोर। उधर कौन सा है? दिल्ली। जालोर का शासक आपको पता ही है कौन है? कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान। इधर दिल्ली का जो शासक है वो कौन है? एक है अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति बुलाया, सेनापति, जिसका नाम है ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना आक्रमण कर रही है। और इधर से कौन आ रहा है भी? कान्हड़ देव। दोनों ने यहाँ शिविर लगा लिए। ये कान्हड़ देव का शिविर है, ये आपके मुल्तानी का क्या है? शिविर है। अब दोनों सेनाओं को सुबह होते हुए क्या करना था? युद्ध करना था। और इनको ये भी नहीं पता कि सुबह जैसे युद्ध होगा हमारी मतलब मृत्यु होगी या हम जीवित रहेंगे। तो देखिए इन दोनों सेनाओं के यहाँ शिविर लगे हुए हैं और रात्रि को इनके द्वारा क्या पिया गया? सोमरस का सेवन किया गया। और जैसे ही सोमरस का सेवन किया गया, ये दोनों आए थे युद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हो बैठी? संधि हो बैठी।
यानी दो सोमरस पिए हुए व्यक्ति आपस में बातें करने लग गए। कौन कौन? कानड़ देव और मुल्तानी कि आप हमारे क्या हैं, भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, तो हम युद्ध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, संधि करेंगे। यहाँ पर सोमरस पिया गया और बुलाया गया क्या, डीजे बुलाया गया। क्या बुलाया गया? यहाँ पर डीजे बुलाया गया और डांस की गई। यानी दोनों सेनाओं के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर डांस किया गया। जैसे डांस किया गया, अब जैसे सुबह हुआ, सुबह होते ही पता चला ऐन उल मुल्क मुल्तानी को कि साहब हम तो आए किसके लिए थे, आक्रमण के लिए आए थे, लेकिन यहाँ क्या हो बैठी, संधि हो बैठी, जिसके कारण ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने कानड़ देव चौहान से कहा कि मुझे अगर मैं खाली हाथ दिल्ली लौट गया तो अलाउद्दीन खिलजी मेरी क्या कर देगा, हत्या कर देगा। क्यों ना इस संधि के तहत, तो इस संधि के तहत इस कानड़ देव चौहान का एक पुत्र आता है वीरमदेव। इस वीरमदेव को दिल्ली दरबार में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो मैंने ये कहा कि 1305 ईस्वी में इधर जालोर में कानड़ देव चौहान और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी के बीच में क्या हो रही है साहब, संधि हो रही है। और इस संधि के तहत पुत्र वीरमदेव को दिल्ली दरबार में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। अब जैसे ये दिल्ली दरबार में जाएगा तो वहाँ पर कुछ होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्या होगा, प्रेम होगा। किससे होगा, फिरोजा से प्रेम होगा। तो देखिए वहाँ की घटना क्या होती है। ये है दोस्तों दिल्ली का शासक, मैंने ये कहा कि एक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री आती है जिसका नाम है फिरोजा। इस फिरोजा और यहीं दिल्ली दरबार में कौन नियुक्त हो गया है, वीरमदेव। यहीं पर है वीरमदेव। फिरोजा वीरमदेव को चाहने लगी, यानी प्रेम करने लगी। किससे, वीरमदेव से। लेकिन वीरमदेव नहीं चाहता था कि फिरोजा से क्या करे, प्रेम करे, क्योंकि ये फिरोजा मुसलमान थी, ये हिंदू थी। लेकिन जैसे फिरोजा ने इजहार किया, वीरमदेव मना कर दिया, ना आप तो आज करानी काल करा। जैसे यार रोती गई कि अलाउद्दीन खिलजी के पास और कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी, वीरमदेव से ही करूंगी। रात्रि को अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार लगा लिया और वीरमदेव को बुला लिया। वीरमदेव को बुलाया गया और वीरमदेव से कहा गया कि आप सुबह होते ही, रात्रि का टाइम है आपके पास, सुबह होते ही आपको जवाब देना है। आपके गले के लिए हार चाहिए या तलवार चाहिए। तो क्या बात होगी, बात यह होगी अगर शादी होगी तो गले के लिए क्या होगा, हार होगा, और अगर शादी के लिए मना कर दिया तो गले के लिए क्या होगा, तलवार होगा। यानी रातों रात वीरमदेव फरार होके आ गया, कहाँ, जालोर आ गया। किसके पास, कानड़ देव चौहान का नाम। अब जैसे पीछे से पता चला, सुबह होते ही फिरोजा को पता चला कि वो तो गया, तो फिरोजा कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं फिरोजा भी सेना लेकर कहाँ गई, जालोर आई थी। और जालोर आते ही जालोर दरबार में कानड़ देव चौहान ने कहा कि भी न्याय करो। क्या बात होगी, बात यह होगी कि मैं तारा छोरा हूँ, शादी करना चाहूँ, वीरमदेव हूँ। तो कानड़ देव ने भी ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया। तो दूसरा यहाँ पर कारण बन गया। दोस्तों ध्यान में रखना, जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के दो कारण बन गए हैं। पहला कारण कौन सा है, पहला कारण तो ये है कि दिल्ली लौटती हुई, यानी लौटती हुई सेना पर क्या किया था, आक्रमण। किसने, कानड़ देव चौहान ने। दूसरा आक्रमण मतलब दूसरा कारण ये हो गया कि वैवाहिक संबंध स्थापित न करने पर। और तीसरा कारण कौन सा है, साम्राज्यवादी विस्तार नीति। तो तीनों की हम बात करते हैं। देखो जालोर दुर्ग पर युद्ध करने के कारण क्या क्या हैं, उनकी बात करेंगे। तो जालोर दुर्ग पर आक्रमण
करने के कारण। देखो पहला कारण क्या है? पहला कारण है दोस्तों गुजरात से लौटती हुई सेना पर आक्रमण। और ये आक्रमण किसने किया था? कानड़देव चौहान ने किया था। दूसरा देखो, दूसरा है वैवाहिक संबंध स्थापित न करने पर। वैवाहिक संबंध स्थापित न करने पर। तीसरा क्या है? तीसरा कारण है साम्राज्य विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार नीति। ठीक है, यही तीन क्या है? कारण है। यानी गुजरात से लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया, वैवाहिक संबंध स्थापित न करने पर, और तीसरा है वो है साम्राज्यवादी विस्तार नीति। अब देखो आगे क्या है। अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करना ही है जालोर पर, लेकिन जालोर पर आक्रमण कराने से पहले आपको 2-3 बातें और पढ़नी पड़ेगी। सर कौन सा है? देखो ये एक दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? ये है आपका जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग। इससे जालोर दुर्ग और इसी जालोर दुर्ग की एक कुंजी है, कुंजी। और वो कुंजी कौन सा है? सिवाना दुर्ग। ध्यान में रखना, सिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है। और इधर की बात करें तो ये कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग है। अब देखो इस जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने। और सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार। ये जालोर का दुर्ग है, ये सुकड़ी नदी किनारे, ध्यान में रखना। कौन सी नदी है? सुकड़ी नदी। ये सुकड़ी नदी के किनारे जालोर का दुर्ग है। और सुकड़ी नदी है लूणी नदी की सहायक नदी है सुकड़ी, जो शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी ध्यान में रखना। तो जालोर दुर्ग का निर्माता है नागभट्ट प्रथम। सिवाना दुर्ग का जो निर्माता है वीर नारायण पंवार है। इस सिवाना दुर्ग को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी इसे ही कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब संकट आया, जब भी मारवाड़ में संकट आया तो मारवाड़ के राजा सिवाना दुर्ग चले आते थे। किसने शरण ली थी? यहाँ इस दुर्ग में शरण ली थी राव मालदेव व चंद्रसेन ने। चंद्रसेन, राव मालदेव और चंद्रसेन ने क्या ली थी? शरण ली थी यहाँ पर। तो आपको पता ही है जब 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। और इस मालदेव के 2 सेनापति, जिसका एक सेनापति का नाम है जेता, दूसरा कुंपा, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और शेरशाह सूरी ने कमेंट किया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। यानी मतलब कहने का मतलब है इसे जो जोधपुर वाले जो क्षेत्र है उस पर अधिकार हो गया था उस समय किसका? शेरशाह सूरी का। और उस समय जैसे ही अधिकार हुआ तो आपके जो मालदेव है, मालदेव कहाँ चला गया था? सिवाना दुर्ग चला गया था। तो दोस्तों जालोर दुर्ग निर्माता नागभट्ट प्रथम है, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो सिवाना दुर्ग है, निर्माता वीर नारायण पंवार है। और मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी ये सिवाना दुर्ग ही है। और राव मालदेव व चंद्रसेन ने यहाँ पर क्या ली थी? शरण ली थी। क्या ली थी? शरण ली थी। और एक बात ये भी ध्यान में रखना, जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करना होगा। तो अब मैं घटना की बात करूंगा
1308 ईस्वी की घटना। तो देखो 1308 ईस्वी की जो घटना है वो कौन कौन सी है, उसका हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।